हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो अकेडमी। सो दोस्तों, IBPS AFO 2024 का जो प्रीलिम्स होने वाला है नेक्स्ट मंथ में शेड्यूल है। अभी तक एग्जैक्ट डेट नहीं पता चला है, ना तो IBPS ने कोई रिवील किया है, और आप किसी की बात पे कहने में मत जाइएगा, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे, क्या आप प्रीलिम्स में फेल होने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या गलतियाँ हैं जो कि बच्चे करते हैं जिसकी वजह से उनका प्रीलिम्स रह जाता है, ठीक है। तो अभी तो जो घड़ी है, घड़ी की सुई आपके मन में चलना शुरू हो गई होगी कि भाई बस अब एक ही महीने बचे हैं, क्या पता मिड में करा दे नवंबर के। जो आपका रिलीज़ आया था, जब नोटिफिकेशन स्टार्ट हुआ था, तो उसमें इन्होंने बताया था IBPS ने कि नवंबर/दिसंबर, ठीक है। ये प्रीलिम्स के लिखा था, लेकिन मेंस के लिए इन्होंने फिक्स बताया कि दिसंबर में होने वाला है। एग्जैक्ट डेट नहीं बताया है। मे बी आपका डेट निकालेंगे या फिर डायरेक्टली आपका एडमिट कार्ड निकालेंगे, आपको मेल के थ्रू पता चल जाएगा, या फिर अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको बता दूंगा चैनल पे, ठीक है। तो नवंबर/दिसंबर, अब नवंबर में आपके 4 संडे आ रहे हैं, ठीक है। अब 4 संडे में से कौन सा संडे होगा ये किसी को नहीं पता होने वाला है। और एक दिन में एग्ज़ाम कराएंगे, 2 शिफ्ट में होने वाला है, ठीक है। एक मॉर्निंग का शिफ्ट आई थिंक 11 से 1 तक होने वाला है, और दूसरा शिफ्ट आपका 4 से 6 होने वाला है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं। तो ये मान के मत चलना कि मेरा दूसरे डेट को हो जाएगा, किसी का पहले बढ़ेगा किसी का बाद में, सबका एक ही दिन में एग्ज़ाम होगा, भले 2 शिफ्ट में हो, ठीक है। तो पेपर आपका नवंबर में ही होने वाला है प्रीलिम्स का, ये मान के चलना। दिसंबर तो बहुत ही मुश्किल है, वो लेके जाएंगे प्रीलिम्स को, क्योंकि मेंस के लिए कम से कम 30 डेज़ आपको मिलने ही वाले हैं, ठीक है। तो अभी पे बात आती है, तो थोड़ा सा रस में भी आप लोग आगे होंगे, थोड़ा सा फियर एंग्जाइटी वगैरह होना शुरू हो गया होगा। जो लोग कॉलेज में हैं ऑलरेडी, और जो लोग 1-2 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनके मन में ये सवाल आए होंगे। तो क्या क्या मेन गलतियाँ हैं, सबसे पहले ये चीज़ें अवॉइड करनी है। व्हाट यू फियर अबाउट विल हैपन। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो बड़े बड़े साइकोलॉजी के साइंटिस्ट हैं वो बताते हैं कि जिस चीज़ के बारे में आप डरेंगे वो चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग इसी फियर में पड़े हुए हैं कि मेरी तो इंग्लिश वीक है, मेरी तो इंग्लिश वीक है, मेरे तो DI सॉल्व होता ही नहीं है, मेरे को अर्थमेटिक नहीं आती है, मेरे पजल में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। प्रैक्टिस करने के बजाय वो बस इन्हीं थॉट में, इन्हीं चीज़ों में सोचते रहते हैं, इसी डर में लगे रह जाते हैं, ठीक है। अब भले ही आपका एग्ज़ाम मान लो 15 दिन बचे हों, या फिर 20 दिन बचे हों, या फिर नेक्स्ट मंथ के लास्ट वीक में हो, लेकिन अगर आप अभी से इन्हीं फियर में फंसे रह जाएंगे और ना तो प्रैक्टिस करेंगे, ना सेक्शनल मार्क लगाएंगे, ना फुल लेंथ मार्क लगाएंगे, इसी फियर में रहेंगे, मेरा तो वीक है, किसी और एग्ज़ाम को देखता हूँ। फॉर्म तो आपने भर दिया है भाई, चल के देख लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट मारने में आप डर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके पीछे करने वाली हैं। तो ये सोचना बंद कर दो कि भाई ये मेरा वीक है, ये मेरा वीक है। उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ अलग अलग टाइम डिवाइड करो, उस पर काम करो आप, ठीक है। पुशिंग ओनली फॉर द कट ऑफ। तो अपने आप को, कुछ लोग ऐसे हैं जो रिपीट कर चुके हैं एग्ज़ाम को, ऑलरेडी 1-2 बार दे चुके हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि भाई थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, इतना इतना मेरा तो प्री आराम से होने वाला, क्योंकि मैं 2 बार निकाल चुका हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, चाहे आप नए हैं चाहे आप रिपीटर हैं, भाई साहब IBPS का कट ऑफ को लेकर कुछ भी अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता। चाहे आपका सेक्शनल कट ऑफ या फिर ओवरऑल कट ऑफ हो, उनको कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते किस लेवल का पेपर आने वाला है, क्या लेवल रखने वाले हैं क्वेश्चन का, और क्या फाइनल कट ऑफ वो लेके जाने वाले हैं, ठीक है। सेक्शनल तो सभी लोग क्लियर कर ले जाते हैं, फंस जाते हैं जो आपका ओवरऑल कट ऑफ होता है। अगर आपका लक बहुत अच्छा रहा तो आपके सीट में जो क्वेश्चन आप पढ़ रहेंगे वही आ जाएंगे। अगर आपका लक बहुत ही ख़राब रहा तो वो क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसको आपने देखा भी नहीं है। तो लक के ऊपर ना चल के वो सारे टॉपिक आप कवर करने हैं, कट ऑफ के भरोसे मत रहना, ठीक है। चाहे आपका सेक्शनल कट ऑफ हो या फिर आपका फाइनल कट ऑफ हो, तीनों सब्जेक्ट में से एक ऐसा सब्जेक्ट बनाइए कि जो आपका ओवरऑल कट ऑफ क्लियर कर दे। अब मान के चलते हैं आपका इंग्लिश वीक है, ठीक है, अपने कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपने काम कर लिया कि भाई इतना कर दूंगा तो मेरा इंग्लिश हो जाएगा। रीजनिंग आपकी स्ट्रांग है तो रीजनिंग में पकड़ बनाइए, कम से कम उसमें 50 मार्क्स में से 30+ स्कोर करने की कोशिश कीजिए। DI वीक है और आपका अर्थमेटिक वगैरह सॉल्व नहीं होता तो 1 लाइन वाले सॉल्व कीजिए, जिसमें आप मतलब कि 10-15 नंबर लेकर आ जाएं, ठीक है। तो कट ऑफ वाले काम ऐसे आप अलग अलग सब्जेक्ट का भी निकाल सकते हैं। आप किसी का इंग्लिश बहुत अच्छा होगा, किसी का मैथ बहुत अच्छा होगा, तो अपने हिसाब से आप अपने मार्क्स को डिवाइड कर सकते हैं कि भाई किस में अच्छा स्कोर करना है और किस में सिर्फ कट ऑफ के स्कोर लेकर आने हैं, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करके ये काम करो। अभी तो बहुत कम टाइम बचा है, तो उन्हीं टॉपिक को अच्छा कीजिए जिनका आपका फिर पहले से तैयार है, ठीक है। उन्हीं के सेक्शनल मार्क दीजिए, उन्हीं को एनालिसिस कीजिए। और मेन चीज़ आती है ओवर कॉन्फिडेंस। तो ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा बच्चे फंस जाते हैं। तो अभी का जो टाइम चल रहा है आपका, टोटली आपको स्विच करना पड़ेगा प्रीलिम से। अगर जो लोग अभी तक साथ में लेके चल रहे थे
ठीक है। अगर बहुत अच्छा है स्कोर, अगर आपका 60 प्लस आ रहा है किसी टेस्ट सीरीज में, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप मेंस को साथ में लेके चल सकते हैं। जो लोग पहली बार एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, आपको बता दूं कि आपका पूरा का वो टाइम अभी प्रीलिम्स को जाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्या कट ऑफ रहने वाला है, कैसा क्वेश्चन का लेवल रहने वाला है। तो प्रैक्टिस आपकी भरपूर होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो जितना भी आपका दिन मिल रहा है, अभी 25 तारीख है, तो 5-6 दिन इधर, एक दिन आपका पूरा फेस्टिवल्स में जाएगा। मे बी आपका फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में अगर एग्ज़ाम कराते हैं, तब पर भी आपका 10-15 दिन का एज हो, ठीक है। कम से कम उतने मॉक टेस्ट या फिर टेस्ट सीरीज आप लगा पाएँ। तो जो लोग पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, टोटली आप स्विच हो जाओ प्रीलिम्स के ऊपर, ठीक है। और 90% अपने जो दिन का समय आप दे रहे हैं पढ़ाई के लिए, प्रीलिम्स को दीजिए, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो रेगुलर मॉक लगा सकते हैं, फिर अल्टरनेट डेज पे मॉक लगा सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। और जिस टॉपिक में आप वीक हैं, जैसे आप इंग्लिश में वीक हैं, तो कम से कम रीडिंग के लिए 1 से 1.5 घंटे दीजिए। अगर आप लाइब्रेरी वगैरह जाते हैं तो वहाँ से जो न्यूज़पेपर है वो पढ़ लीजिए, या फिर आप ऑनलाइन जाके भी बहुत सारे आर्टिकल्स वो पढ़ सकते हैं। रीडिंग को कम से कम 1 घंटा ज़रूर से दीजिए, कोई भी आपका दिन हो, चाहे आप मेंस पढ़ रहे हो फिर प्रीलिम्स पढ़ रहे हो, इंग्लिश को 1 घंटा रीडिंग जरूर देना है। तो ओवर कॉन्फिडेंस से बिल्कुल मत जाना, और ये भी मत अपने दिमाग में लेके आना कि भाई मैं तो बहुत बड़े टीचर से पढ़ के आया हूँ, मुझसे क्यों नहीं बन रहा क्वेश्चन। तो एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन बनाएगा आपको फंसाने के लिए कि आप उस पर टाइम वेस्ट कर दो और बाकी क्वेश्चन आपके छूट जाएं और आप रह जाएं प्रीलिम्स में। तो ये माइंड सेट, ये एटीट्यूड लेकर नहीं चलना है। कॉन्फिडेंट रहो उन्हीं टॉपिक पे जिन पे आपने काम किया है, ठीक है। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के लिए, तीनों के लिए अलग अलग जो मेन टॉपिक्स है, जो क्वेश्चंस आते हैं, वो मैंने बना के दे दिए, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो अपने एक्सपीरियंस के बेस से वो मैंने वीडियोस बनाया हुआ, जाके आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके मार्क्स इंप्रूव कैसे होंगे। प्रीलिम्स में स्कोर बढ़ाने के लिए केवल एक ही तरीका है कि आपको टेस्ट सीरीज़ पे फोकस करना होगा, ठीक है। और थोड़ा सा ऐसा इन्वायरमेंट बनाइए कि जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हों। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, टेस्ट सीरीज ओपन कर लेते हैं, 1-2 सेक्शन लगा के वो सबमिट कर देते हैं, ठीक है। और माहौल भी वैसा नहीं रहता, बहुत सारे लोग घर के पढ़ाई करें या फिर कॉलेज में हैं, हॉस्टल में पढ़ के टेस्ट वगैरह देते हैं। तो थोड़ा सा इन्वायरमेंट वैसा बनाइए एग्ज़ाम लाइक का। तो टेस्ट को मिस मत कीजिए, आप डेली लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनालिसिस में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे आपने टेस्ट दे दिया, क्वेश्चन आपके अच्छे हैं, वो भी लोग लिखना शुरू कर देते हैं, लिखने उखने मत जाना। जो क्वेश्चन आपने मिस किए हैं, आपने छोड़ के आगे बढ़े, उसको देख लो, जिनका आपका रॉन्ग हुआ है वो देख लो, ठीक है। सही वालों को देखने की ज़रूरत नहीं है, उस पर टाइम मत ख़राब करो। टेस्ट को ज़रूर एनालाइज करना है और स्कोर को देखना है जिसमें कम मार्क्स आ रहे हैं, और टॉपिक देखना है। तो सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल पे फोकस नहीं करना है। जो लोग टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, तो ये नहीं कि 10 दिन तक लगातार सिर्फ इंग्लिश ही देते जा रहे हैं, ठीक है। अपने सिर्फ वीक सेक्शन को मत अटैम्प्ट करो, उसके साथ साथ जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अच्छा टॉपिक है आपका स्ट्रांग है, उसको भी टारगेट कीजिए। सिर्फ और सिर्फ फुल लेंथ मॉक मत दीजिए। अगर आप डेली एक फुल लेंथ मॉक दे रहे हैं तो सेक्शनल मॉक भी लगाइए जिनमें आपका वीक है। और जब भी आप फुल लेंथ मॉक दे रहे हो, किसी का भी टेस्ट सीरीज आपने लिया है, तो एक पैटर्न बना लो अपने माइंड में कि भाई अगर मेरे सेक्शन में पहला इंग्लिश आता है या फिर मैथ आता है फिर रीजनिंग आता है, तो मैं ये टॉपिक से क्वेश्चन पहले ढूंढ के करूँगा, ठीक है। इजी वाले जो टॉपिक आपने तैयार किए हैं, पहले उसको सर्च करो, वहाँ पे क्वेश्चन मूव करने का आपको मतलब कि जो माउस मिलता है वहाँ से आप डायरेक्टली उसी क्वेश्चन पे जंप कीजिए। जैसे आपने पजल आपको पहला आ गया, ठीक है, तो 5 क्वेश्चन उसी के रहने वाला है। अगर आप नहीं करना चाहते डायरेक्टली आप 1-2 करके मत जाइए, डायरेक्टली आप 6वें क्वेश्चन पे स्विच कीजिए, फिर 5वें क्वेश्चन पे देखिए कि अगला क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा सा सिस्टम स्लो होता है उनका, 1-1 सेकेंड भी आपका मायने रखेगा। तो उस टाइप के थोड़ा सा टाइम अपना पैटर्न बना लो अपने माइंड में कि भाई अगर मेरा रीजनिंग आता है तो सबसे पहले मैं मेरा सिलॉक्स अच्छा है तो सिलॉक्स करूँगा, ब्लड एडिशन करूँगा, कोडिंग डिकोडिंग करूँगा, ठीक है, इनइक्वालिटी करूँगा। तो उस टाइप का क्वेश्चन पहले करूँगा, अगर ये आता है उसके बाद मैं ट्राई करूँगा, अगर पजल वगैरह कोई इजी मिल जाता तो पजल कर लूँगा, ठीक है। तो इस टाइप से करते हुए अपना पैटर्न बना लो। जब एग्ज़ाम हॉल में आप जाते हैं तो इस टाइप से क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करें। अगर आपका पहले सेक्शन में आपका मैथ आ गया है तो सबसे पहले उसमें ढूंढ के पहले करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और 1 लाइन वाले क्वेश्चन, नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन हो, रॉन्ग नंबर सीरीज या फिर मिसिंग नंबर सीरीज़, या फिर आपका सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन क्वेश्चन हो, ठीक है। तो 1 लाइन होने के बाद आप ट्राई करते हैं DI। अगर आप पहले से अच्छे हैं DI बनाने में तो ट्राई कीजिए, 2 DI आएगी, उसमें से जो ईजी वाला होगा उसको ट्राई कीजिए, ठीक है।
और अर्थमेटिक में पहले से वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग करके रखो। जैसे आप टाइम एंड वर्क इजी टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो उसको पहले से तैयार करके रखो भाई, उसको जम करूँगा, उसको करूँगा उसके बाद, ठीक है। अगर आप परसेंटेज अगर अच्छा है तो परसेंटेज क्वेश्चन जुड़ के कर दो, ठीक है। और प्रॉब्लम ऑन एजेस वाले क्वेश्चन आते हैं, उसके साथ साथ पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन आता है। अगर बोर्ड पे कोई क्वेश्चन है ट्रेन पे, तो उस टाइप का क्वेश्चन आप थोड़ा सा पहले तैयार करके रखो कि भाई इस टाइप से क्वेश्चन आया तो मैं इसको पहले करूँगा, ठीक है। तो और बहुत सारे टॉपिक हैं आप जिन्हें छोड़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को SICI नहीं आती है, वो छोड़ सकते हैं आप। मिक्सचर एलिगेशन नहीं आता है, वो छोड़ सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप अगर अपने अभी से टेस्ट देते टाइम पैटर्न बना लेते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में भी आपका दिमाग वैसे ही काम करता है, ठीक है। तो एनालिसिस में उन्हीं टॉपिक को फोकस करो जिनका क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ है। अगर बहुत डिफ़िकल्टी लेवल हाई है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सबके लिए प्रॉब्लम होने वाली है, सिर्फ आपके लिए नहीं, अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की है, ठीक है। अब अपना फोमो कैसे एंड करें, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो भैया दोस्त लोग हमारे कर रहे हैं मेंस पे साथ साथ में, तो उनका भैया प्री तैयार है, मेंस कर रहे हैं अपना, करने तो अगर आपने 1-2 बार रिवीजन कर रखा है मेंस का तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 25 या फिर 30 डेज़ मिलेंगे, इसमें आप फोकस करिए सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए, ठीक है। मैक्सिमम लोग जो प्रीलिम्स से पहले अपना माइनर तैयार कर लेते हैं, माइनर अच्छे से, माइनर सब्जेक्ट एलाइड वाले, ताकि उनको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन रहता है, और जो मेजर सब्जेक्ट हैं उनको रिवाइज़ करना है काफ़ी इजी होता है, ठीक है। उनके नोट्स, उनके क्लासेस सब जगह अवेलेबल होते हैं, लेकिन एलाइड सब्जेक्ट के प्रॉब्लम आ जाती है सभी को। और अपने आप को ये जज मत करना कि भाई टेस्ट में मेरे नंबर कम आ रहे हैं, क्या करूँगा, तो इसकी वजह से अपने अंदर फियर आ जाता है और डर लगने लगता है कि भाई क्या करेंगे, अब मेरा तो इतने ही मार्क्स आ रहा है और पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो उसके स्कोर से अपने आप को जज मत करो, एक प्रॉपर वो बनाकर कि भाई पैटर्न बनाकर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन जो आ रहा है वही सॉल्व करेंगे। भले ही मेरा 10-10 ही बन रहा है, लेकिन 100% एक्यूरेसी के साथ बनाएंगे, ठीक है। और अगर डिफ़िकल्टी लेवल हाई रहा तो सबके लिए हाई होगा, तो ये मान के चलना। और टेस्ट सीरीज लेकर अपने आप को जज बिल्कुल नहीं करना है। और हाँ, बहुत सारे लोग कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते हैं, सबसे बड़ा मिस्टेक यही रहता है। अगर एक दिन भी आपने गैप किया अपने स्टडी में तो 2-3 दिन आपके बिल्कुल ख़राब होने वाला है। और वीक में 1-2 दिन रहता है जब माइंड काम नहीं करता है, दिमाग नहीं चलता है, ठीक है। तो उस टाइम पे थोड़ा सा स्लीप वगैरह बढ़ाइए, 1-2 घंटे ज़्यादा सो लीजिए, उसके बाद फ्रेश होकर आप फिर से पढ़ना शुरू कीजिए। लेकिन पढ़ना डेली है भाई साहब, उसके अलावा कोई पर्याय नहीं होने वाला, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिए। और प्रीलिम्स होने के बाद जैसे आपका प्रीलिम्स हो जाता है, नो मैटर आपने कैसा भी परफॉर्मेंस किया हो, लेकिन मेंस की पढ़ाई आपको छोड़नी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे गलतियाँ कर देते हैं, उनको अंदाज़ा रहता नहीं है कि मेरा तो स्कोर आ रहा है 20-25, पता नहीं कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है। तो IBPS को कुछ बता नहीं सकते, मेंस आपका रेडी रहना ही है। जब भी प्रीलिम्स हो जाए उसके बाद मेंस पे काम करना शुरू कर देना, बंद मत करना, ठीक है। तो ये सब काम कीजिए, इसको जो गलतियाँ हैं उसको अवॉइड कीजिए, और जो अब बचा हुआ टाइम है थोड़ा सा फालतू कामों से हटाकर इस पे लेकर आइए, ठीक है। तो ये वीडियो था, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किसी और टॉपिक पे, किसी और सब्जेक्ट पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आपके पास टेस्ट सीरीज़ वगैरह नहीं है तो हमने आपके लिए बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ वगैरह डिज़ाइन कर दिया है, और दिवाली का ऑफ़र भी है। A25 कोड यूज़ करेंगे तो आपको ऑफ़र भी मिल जाएगा सारे प्रोडक्ट पे, जितने भी कोर्सेज हैं वहाँ पे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, तक के लिए धन्यवाद।